नमस्कार, जय हिंद, हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अपनी इस नंबर्स के ज़रिए ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन को देखना शुरू कर दिया है और हम लोगों ने जब नंबर्स को नेचर के साथ एसोसिएट किया, हमने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करी, हमने कई स्टैंडर्ड्स बनाए, हमने यूनिट्स बनाए और अब हम इंसान नेचर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और इसी कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोगों ने डिस्कवर किया नंबर लाइन को, हम लोगों ने डिस्कवर किया इंटीजर्स को और उसी की मदद से यानी कि नेगेटिव नंबर्स को और उसी की मदद से हमने क्रिएट किया या फिर हम कहें क्रिएट नहीं, हमने डिस्कवर किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कवर करने के बाद हमें नीड आई कि हम ज्योमेट्री को भी स्टडी करें, हमें नीड आई कि हम एंगल्स को भी स्टडी करें और इसी से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को भी डिस्कवर किया, हमने ट्रायंगल्स के बारे में समझा, हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर किया, हमने पाई को डिस्कवर किया क्योंकि ये हम ह्यूमंस की नीड थी। और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ना एक बड़ी मजेदार चीज निकल कर आई कि यार ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए हम लोगों की पोजीशन बता सकते हैं और पोजीशन को बताने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उसकी पोजीशन यानी कि मुझसे ये दूसरा इंसान कितना दूर है, ये दूरी निकालने के लिए हम लोगों ने डिस्कवर किया था पाइथागोरस थ्योरम को और जिसमें हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ की मदद से ये लेंथ अब बता सकते हैं। लेकिन पोजीशन बताने के लिए सिर्फ दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर खुद से सोचो तो समझ आएगा कि बिना डायरेक्शन के, बिना एंगल के उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन वर्थलेस है। क्यों? अगर मैं कहूं कि मेरा एक दोस्त मुझसे 4 मीटर दूर है तो 4 मीटर किस एंगल पर दूर है, बिना दिशा की जानकारी के यह बताना नामुमकिन हो जाता है कि वो कहां पर मौजूद है। तो ये एंगल अब हमारी अगली नीड निकल कर आया और इस एंगल की नीड को पूरा करने के लिए हमने वापस से अपने ज्ञान, जो ज्ञान हमारे पास अभी तक मौजूद है, उसके जरिए कुदरत से बात करनी स्टार्ट करी। तो हमें समझ आया कि यार यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमने राइट एंगल ट्रायंगल के जरिए ट्रिग्नोमेट्री की खोज कर रखी है। तो क्यों ना वो ज्ञान जो हमारे पास ऑलरेडी है, उस ज्ञान को इसी जगह पर हम उस ज्ञान को एसोसिएट करते हैं नेचर के साथ, उन नंबर्स को एसोसिएट करते हैं नेचर के साथ और ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता नेचर हमें कुछ नई चीज लाकर दे दे। और यहां पर हमने वही करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि यार यहां पर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a कॉमा बी यानी कि प्लस ए कॉमा प्लस बी। और अगर मैं कहूं तो यहां पर इसकी लेंथ है मेरे पास प्लस ए और इसकी लेंथ है मेरे पास प्लस बी और यहां पर हाइपोटेनस की लेंथ है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मैं सी लिख देता हूं। सी है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने ऑलरेडी एक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि यार राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। तो क्योंकि हम यहां खड़े हैं, ओरिजिन पर हम खड़े हैं, तो एंगल मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड हम इसी को लेंगे। इसलिए ये बन जाएगा हमारा बेस लाइन और इसके सामने वाली लाइन बन जाएगी हमारे लिए परपेंडिकुलर लाइन। तो साइन थीटा बन जाएगा प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहां पर अब हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज्ञान और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान, इसकी मदद से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम एंगल बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो चीज ढूंढी थी वो ये ढूंढी थी कि साइन थीटा इज नथिंग जस्ट परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो, cos थीटा इज नथिंग जस्ट बेस टू हाइपोटेनस का रेशियो, tan थीटा इज नथिंग, इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। क्या इस रेशियो की मदद से हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना के स्केल की मदद से मेजरमेंट करके इन वैल्यूज का अलग अलग एंगल पर इन वैल्यूज का डेटा लिख नहीं सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं और इसी से बनेगा हमारे पास एक डेटा बेस जिसके अंदर अब हम बता सकते हैं इस नंबर को, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस एंगल पर आ रहा है, जिसके जरिए हम बता पाएंगे कि ये जो चीज है ये किस एंगल पर है। अगर मान लेते हैं हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा थीटा है, जो मेरा एंगल है वो 30 डिग्री है, तो मेरा दोस्त सी डिस्टेंस की दूरी पर है 30 डिग्री के एंगल पर। तो देखो कितनी आसानी से अब हम लोग नेचर से और बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हमें अपनी कम्युनिकेशन ही तो और बेहतर करनी है ताकि और नई नई चीजों को हम खोज पाएं। अब इसी ज्ञान के साथ जो क्यूरियोसिटी आपके माइंड में चल रही है अभी कि इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में क्या, तो यहां पर हम लोगों ने फर्दर अपने ज्ञान को ऑब्जर्वेशन की दुनिया में लेके गए, जो चीज पता है उसी चीज को वापस से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और हमें नेचर ने कुछ नया दिया ही होगा, तभी तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जितनी इवॉल्व कर पाई है। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं,
फर्दर ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट्स सिंपली कि मैं यहां पर एक डिस्टेंस लेता हूं, जो नोन वैल्यू है उसी का लेता हूं √3 का, और यहां से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेता हूं, तो मेरा जो ये लेंथ आएगा वो 2 यूनिट्स का आएगा। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हमने कहा कि यार जो डेटाबेस हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, जो वैल्यूज हमने लिखी है उसकी मदद से, हम अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 भागों में बटा हुआ है। और इन चीजों को भी एक नाम दे देते हैं, तो हमने नाम दे दिया क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4 होता है, और क्वाड्रेंट मतलब एक हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका नाम दे दिया। लेकिन फिर दिमाग में ख्याल आना स्टार्ट हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ख्याल नहीं हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन से ये बात हमें क्लियरली नजर आ रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री हमने खोजी है, या मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th तक पता है, उस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो बड़ी ही आसानी से किसी भी इंसान की पोजीशन को बता सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं कोई भी ट्राइंगल बनाऊं, वहां पर परपेंडिकुलर बेस मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, मान लेते हैं कि यहां से मैं चलता हूं, कलर चेंज करते हैं, यहां से मैं चलता हूं नेगेटिव √3 डिस्टेंस पर, यानी कि जो हमने सीखा है प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं, अगर मैं √3 डिस्टेंस पीछे जाऊं तो मैं नेगेटिव √3 पर आ जाऊंगा, और यहां से 1 यूनिट में ऊपर जाता हूं, तो अब अगेन जो मेरा एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, √3 और 1, यहां पर भी लेंथ 1 है और यहां पर लेंथ -√3 है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेंथ आपकी 2 आएगी पाइथागोरस की मदद से, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री ही बनेगा। तो देखो, हमें क्या पता है, जो पता है हम वही करेंगे, लेकिन उसी से हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, जो हमें पता है उसी से हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, और हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि यार यहां पर अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं, साइन 30 डिग्री निकालूं, तो वो निकल कर आएगा 1/2। और अगर इसके अंदर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं, तो यहां पर वो निकल कर आएगा साइन 30 डिग्री, वो निकल कर आएगा 1/2। ठीक है, इसी के अंदर मैं cos 30 डिग्री भी निकालता हूं, cos 30 डिग्री अगर मैं निकालता हूं तो वो आएगा √3/2, और tan 30 डिग्री अगर मैं निकालता हूं तो वो निकल कर आएगा 1/√3। अब इस ट्राइंगल में निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है, हमें जो पता है मतलब आगे का जो होने वाला है वो नहीं पता है, जो पता है बस वही करेंगे। अब हम यहां पर cos 30 डिग्री पे निकालते हैं अपने इस ट्राइंगल के लिए, तो यहां पर आता है वो। अब एक क्वेश्चन, क्या मैं लेंथ लूं या मतलब मैं क्या √3 लूं या -√3 लूं? तो मैंने कहा कि यार चलो शुरुआत में ना हम इसको सिर्फ उसकी लंबाई लेते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, √3/2 किया। फिर tan 30 को अगर हमने देखा तो वो आया 1/√3, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, जिस काम के लिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर रहे हो उसी दुनिया में जाके सोचना है आपको, तभी आप ज्यादा से ज्यादा रियलिटी से जुड़ोगे। तो एक सवाल आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए हम पोजीशन बताना चाहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक दूसरे इंसान की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये दूरी चाहिए, जो कि हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उसका डायरेक्शन बताने के लिए हमें एंगल मेजर करना होगा। अब चैलेंज ये आता है कि जो डेटा मैंने अभी लिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, लेकिन ये डेटा तो सिमिलर है। अब अगर ये डेटा आता है, मान लेता हूं मेरे पास ये डेटा दोनों आ गए, तो अगर मैं इनको ब्लैक और रेड से डिफरेंशिएट ना करूं, ठीक है, सोचो ये सिर्फ एज अ डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, तो ये बताना कितना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि कौन सा इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और कौन सा इंफॉर्मेशन सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो हम किसी की पोजीशन बताने में असमर्थ हो जाएंगे। हो सकता है वो इंसान फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा हो, या इसके हिसाब से चले तो, अगर इस डेटा के हिसाब से चले तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा हो, और यहां पर 30 डिग्री आप अगर देखोगे तो वो इस तरह से जा रहा है, और यहां पे 30 डिग्री उसका उल्टा जा रहा है। जस्ट डू योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो यहां पे मेरा एंगल जो है ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, वेरएज यहां पर ऑब्जर्वेशन क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों डेटा अगर सिमिलर हैं, तो ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एंगल क्लॉकवाइज है, कौन सा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा इंफॉर्मेशन, ये दोनों में से कौन सा इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है या सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है? प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। और अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं, थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बनाता हूं, तो यहां पर देखो क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री will be 1/2 cos 30 degree will be
√3/2 हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और tan 30 डिग्री विल बी 1/√3। अब ये डेटा भी सेम टू सेम आ रहा है। अगर ये डेटा सेम आ रहा है, अगेन एक प्रॉब्लम, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से कैसे घूम रहा है ये एंगल, ये 30 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं सेम चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में कर दूं तो यहां पर भी मुझे मिलेगा 30 डिग्री का एंगल, बट अब ये घूमेगा क्लॉकवाइज। सो देर इज लॉट ऑफ थिंग, इन डेटा को देख के हम ये नहीं बता पा रहे हैं, हम ह्यूमंस असमर्थ हैं ये बताने में कि जो ये डेटा है ये किस क्वाड्रेंट का है, अब वो किस एक्सिस से कौन से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल बना रहा है। तो इट मींस ये जो हमने डिस्कवरी करी है, यहां पर हम प्रॉपर वे में अभी कुदरत को सही से पढ़ नहीं पाए हैं। जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए हमने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इट मींस अभी हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के लिए उन्होंने कहा कि यार इस डेटा को ना एक काम करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास है उसी में एक बार खंगालते हैं, तो हमें समझ आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा √3,1 प्लस में, ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -√3,+1। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -√3,-1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा √3,-1। तो कौन सी ऐसी चीज है जो इन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंशिएशन कर रही है, मतलब डिफरेंशिएट कर रही है, अलग बना रही है, वो है ये प्लस माइनस। अगर मैं देखूं तो यहां पे है प्लस, पहले प्लस बाद में प्लस, यहां पर है पहले माइनस फिर प्लस, यहां पर है पहले माइनस बाद में माइनस, और यहां पर है पहले प्लस बाद में माइनस। तो देखो ये चारों डिफरेंट पैटर्न में है। इट मींस अपने आप एक लॉजिकल ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं सिर्फ नंबर्स ना लेकर, अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लेकर उनके साइन भी उसके साथ ले लूं, तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होंगी, चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों नंबर्स तो प्लस है मेरे लिए, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां पर ये दोनों तो प्लस है, लेकिन अगर मैं कॉस में जाऊं तो √3 की वैल्यू नेगेटिव है, और अगर टैन में जाऊं तो √3 की वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं अब इन डेटा को देखूं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बन रहा है। यहां पर कैसे बन रहा है, आप यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, अब ये इंफॉर्मेशन थोड़े और डिफरेंशिएट होने लगे हैं। अब ये डेटा देखो, साइन साइन पॉजिटिव है, चलो सिर्फ साइन से नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर कॉस का डेटा मिल जाए, और तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने कहा कि यार नेगेटिव एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर चीजें अब ज्यादा बेहतर होती जा रही हैं पहले के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, और वो ये निकल कर आ रही है कि यार अभी हमें सारे नंबर्स को, अब मैं पहले ऑब्जर्व करने के लिए चारों डेटा को एक साथ लिख लेता हूं, चारों क्वाड्रेंट के डेटा को एक साथ लिख लेता हूं। तो यहां से इसे रब कर देते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं यहां पर। तो ये बनेगा √3,-1 प्लस √3,-1। तो यहां डेटा को ऑब्जर्व करना है आपको। तो साइन 30, साइन 30, फिर यहां पे लिखता हूं मैं वापस से साइन 30, फिर लिखता हूं साइन 30, और फिर लिखता हूं साइन 30। ठीक है, फिर लिखता हूं कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30, और कॉस 30, फिर लिखता हूं टैन 30, टैन 30, टैन 30, और टैन 30। ठीक है, ये है मेरे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। अब हम यहां पर इनके साइन भी इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तीनों प्लस आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन नेगेटिव आ रहा है, और कॉस में भी आपका नेगेटिव आ रहा है, और टैन में दोनों नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये 1/√3 प्लस में हो जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन नेगेटिव आ रहा है, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, और टैन आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब एक बात निकल कर आती है कि यार यहां पर अगर हम देखें, आज तक जो भी हमने नेचर में ढूंढा है, वहां पर नेचर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न निकल कर आया है, और यहां पे पैटर्न नहीं है, यहां पर चीजें टुकड़ों में है।
टुकड़ों में कैसे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मेरे पास डेटा इस तरह आता है, तीनों पॉजिटिव आती हैं, तो इसका मतलब मुझे प्लस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है। यानी कि इस डेटा के साथ मैं स्टार लगाऊंगा और लिखूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा होगा वो होगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको ए सी डब्ल्यू लिखूंगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज को मैं लिखूंगा सी डब्ल्यू। और फिर अगर मेरे पास इस तरह से डेटा आता है तो यहां पर इस डेटा को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टार लगाऊंगा और लिखूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, थीटा आपका क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। थर्ड डेटा को देखता हूं तो इसके हिसाब से आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस से, स्टार लगाए यहां पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर फोर्थ डेटा को देखता हूं तो यहां पर स्टार लगाता हूं, ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा आपका क्लॉकवाइज होगा। अब यहां पर ये चार डेटा भी हमें अलग से याद रखने पड़ेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। और यहां पर अगर मैं डेटा को देखता हूं तो इसके अंदर क्लियरली मुझे शो हो रहा है ऑब्जर्वेशन से कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये देखो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कॉस पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, टैन पॉजिटिव है, टैन नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन चैलेंज अगला ऑब्जर्व करो और सोचना है बस हमें, अगला चैलेंज क्या है। अगला चैलेंज ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा निकल कर आए, मेरे पास सिर्फ ये डेटा निकल कर आए कि साइन थीटा आपके लिए 1/2 है, या फिर मैं कहूं साइन 30 डिग्री मेरे पास 1/2 है। माई चैलेंज इज, जो मुझे देख के नजर आ रहा है वो ये है कि साइन 30 अगर 1/2 है और मेरे पास सिर्फ यही डेटा है, इसकी मदद से मैं कह सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यहां पर बेस अगर निकालूं तो वो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने पे आएगा √3। अब जब आप रूट सॉल्व करते हो तो उसके दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस। तो अगर मैं यहां पर cos 30 को लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं इट कैन बी √3/2 एंड माइनस √3/2। लेकिन बात यहां पर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियलिटी में आओ। रियलिटी में आपके लिए ये डेटा किसी इंसान की पोजीशन के लिए है और उसकी पोजीशन एक समय पर एक ही जगह हो सकती है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर cos थीटा की वैल्यू में नेगेटिव लेता हूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है और फिर माइनस एक्स एक्सिस से थीटा मुझे क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन एक ही हो सकती है, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से अगर मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आती है तो मैं कैसे जज करूं कि मैं ये वाला डेटा लूं या ये वाला डेटा लूं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और हमारी अगली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नेचर देता है हमें। ये प्रॉब्लम आई, हमने सोचना स्टार्ट किया और सोचते सोचते दिमाग में आया कि यार ये अभी तक हम थोड़े बेहतर तो हुए लेकिन अभी हमने कंप्लीटली नेचर को स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो दिमाग में ख्याल आया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है क्या? दे आर जस्ट परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, बेस टू हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये ज्ञान हमने सोचना प्रोसेस किया, अपने दिमाग में सोचा, प्रोसेस करना स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि एक इंसान सेंटर पे खड़ा हो जाता है और जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है वो डायरेक्शन हमने प्लस एक्स एक्सिस बनाई थी, उसके पीछे की डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस थी, लेफ्ट डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस थी और राइट डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव वाई एक्सिस थी। ठीक है, तो अब इंसानों ने सोचा कि यार अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर्सन टू पर्सन होता है तो जहां वो देख रहा है वो प्लस एक्स एक्सिस है, और अगर पर्सन मेरा जो दोस्त है जो बी पर्सन है, ए पर्सन तो यहां पर है यानी कि वो तो मैं ही हूं, तो अगर मैं यहां पर हूं तो मैं यहां देख रहा हूं और मुझे बी पर्सन के पास जाना है हाइपोटेन्यूज के रास्ते, तो मुझे इतना एंगल घूमना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मेरा जो एंगल मेजरमेंट है वो ये 30 डिग्री नहीं है बल्कि 180 माइनस 30 150 डिग्री है। पहले मुझे 150 डिग्री घूमना होगा और फिर 2 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा तो मैं बी के पास पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि एंगल मेरा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जा रहा है अगर हम अपने स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं, जो कि नेचर ने ही हमें दिया है कि जहां आप देख रहे हो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मजेदार बात आती है कि यार प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम ये भी है। अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा है तो मैं ये लूं या ये लूं, लेकिन अगर मैं इस 30 डिग्री को रिप्लेस कर दूं अपने उस मेजरमेंट के साथ, नेचर से ही बात करी, नेचर ने एक जवाब दिया है, उस जवाब को हम प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर साइन 30 डिग्री की जगह ये 150 डिग्री होता और यहां पे cos 30 की जगह मैं यहां पर 150 लिखूंगा और ये अनुमान लगा रहा हूं अगर होता तो क्या होता, अब ये हम नेचर से बात करेंगे, tan 150 डिग्री होता। ठीक है, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यार अगर साइन 31/2 है, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने पे तो दोनों प्लस माइनस आएंगे, लेकिन क्योंकि वो 30 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं बाय डिफॉल्ट cos 30 को
√3/2 ले लूंगा। लेकिन अब मैंने साइन 150 कर दिया उसे, तो बाय डिफॉल्ट वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा मेरा 0 से 90 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 से 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 से 270 डिग्री, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 से 360 डिग्री। अब क्योंकि मैंने 150 मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं cos थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो इस हिसाब से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊं तो ये एंगल बन जाता है मेरा 180 प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री। तो मैंने कहा कि यार यहां पे 210 डिग्री करके देखता हूं। अभी तो एक ही बार किया ना, वेरिफिकेशन के लिए मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैं यहां पर भी 210 डिग्री करता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बंदे तक पहुंचने के लिए मुझे अपने आप को पहले 210 डिग्री घुमाना होगा। अब मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं अपने आप को, ऐसे भी घुमा सकता हूं, वो मेरे हाथ में है। लेकिन मैं यहां पर अब एक और चीज देखता हूं कि यार मैं चाहूं तो क्लॉकवाइज घूम सकता हूं या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूं। लेकिन अब ये तो पर्सन की मर्जी के ऊपर हो जाएगा। तो लेट्स मेक अ स्टैंडर्ड कि हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव थीटा बोलेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव थीटा बोलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव थीटा बोलेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव थीटा बोलेंगे। तो इससे मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कैसे? ये एंगल बन जाएगा मेरा प्लस 210 डिग्री और ये एंगल बन जाएगा मेरे पास माइनस 150 डिग्री। ठीक है, और ये क्यों किया हमने? जैसे हमने नंबर लाइन पे सीखा था, आगे जाना प्लस, पीछे जाना माइनस, उसी तरह ऐसे घूमना प्लस और ऐसे घूमना माइनस। इससे मेरा ये रोटेशन भी, जो मैं रोटेट कर रहा हूं, इसमें भी डिफरेंस आसानी से हम प्लस माइनस के जरिए पता लगा पा रहे हैं। तो अब यहां पर आया कि यार अगर मैं साइन 210 डिग्री पे जाता हूं, तो यहां पर अगर वैल्यू -1/2 है, तो अगेन मैं पाइथागोरस से सॉल्व करूंगा तो √3/2 या -√3/2 लिख सकता हूं। बट क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट वहां पर नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो मैं cos थीटा यहां पर नेगेटिव लिख दूंगा। और tan थीटा मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो दोनों को मैं माइनस माइनस लिख सकता हूं, जो कि ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स यार अब मैं और बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहा हूं नेचर से, यानी बेहतर ज्यादा जुड़ पा रहे हैं हम लोग। और जो हमारी प्रॉब्लम थी ना पोजीशन को बताने की, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती नजर आ रही है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का डेटाबेस बियॉन्ड 90 डिग्री एक्सपैंड कर पा रहे हैं। इससे पहले की जो ट्रिग्नोमेट्री हमने खोजी थी वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तक सीमित थी, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री भी एक्सपैंड हो रही है। और ये हम बना नहीं रहे हैं, ये नेचर हमें दिखा रहा है। क्योंकि पहले हमने वही किया ना जो हमें आता था, उसके जरिए हमें प्रॉब्लम नजर आई, तो हमने फर्दर ऑब्जर्व किया, प्रॉब्लम को थोड़ा और सॉल्व किया, फिर एक और प्रॉब्लम आई जो कि ये वाली है कि प्लस लूं या माइनस लूं। तो उस प्रॉब्लम के लिए हमने फर्दर ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास एक बात निकल कर आई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस एंगल तक घूमोगे, फिर वहां मूव करोगे। अगर एक रोबोट बनाओगे तो वो तो ऐसे ही करेगा, हम इंसान तो कहीं भी चल पड़ते हैं, लेकिन एक जनरल मैथमेटिकली सोच के देखो तो ऐसा ही करोगे आप, और ऐसा ही करोगे तो एंगल आपको बेस्ट रहेगा। कि आप एक बार ट्राई करो, नेचर ने बोला आप एक बार ट्राई करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेकर लिखने की, और फिर देखो कि क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो फिर जो मेरा ये फोर्थ एंगल है फाइनली, वो निकल कर आएगा 330 डिग्री। तो ये एंगल आया मेरे पास 330 डिग्री। तो हमने यहां पर लिखा 330 डिग्री, 330 डिग्री और 330 डिग्री। और यहां पर देखो ऑटोमेटिकली अगर साइन ये नेगेटिव है तो कॉस को मैं पॉजिटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर पॉजिटिव होता है। और टैन को नेगेटिव लिखूंगा क्योंकि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक्चुअली में, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है, माफ करना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए टैन थीटा आपका यहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और अब अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो मुझे अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, ये चीज मेरा डिलीट हो गया, यानी कि पहले से काम और आसान हो रहा है। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि प्लस एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो मेरी ये प्रॉब्लम यहां पर देखो एक और सॉल्व हो गई, यानी मेरे लिए चीज थोड़ी आसान होती गई। और अब ये डेटाबेस को अगर मैं देखता हूं तो क्लियरली सारे नंबर्स अलग अलग हैं, सारे नंबर्स मेरी पोजीशन बताने में समर्थ हैं। कैसे? अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास यहां पर -1/2, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मैं यहां पर, खैर थीटा नहीं, साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास, मान लेते हैं 210 डिग्री। साइन 210 की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। तो इस एंगल से ही अब मैं बता पा रहा हूं कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में हूं। तो मैं cos थीटा की वैल्यू, cos 210 की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब पाइथागोरस से सॉल्व करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मैं उसको -√3/2 लूंगा। और tan 210 डिग्री की वैल्यू मैं लूंगा
-1/-√3, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये बन जाएगा 1/√3। देखा, अब इंसान फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वो दूरी बता सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपैंडेड ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उस पोजीशन को भी बता सकता है, और इजीली उस क्वाड्रेंट को डिफरेंशिएट कर सकता है। और यहीं से अब हम ऑब्जर्व करें कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो सब पॉजिटिव आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है और टैन नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, टैन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव पे बस ये लिखता हूं प्लस। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है और टैन नेगेटिव है। और अब हम लोग अपने स्कूल्स के अंदर, कोचिंग्स के अंदर आज भी इतने सालों पुरानी ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर करने के बाद आज भी हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना कि आप इसको ऐसे याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यानी कि ऑल, यहां पे साइन कोसेक, यहां पे टैन कॉट, यहां पे कॉसेक, तो यहां पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहां साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, यहां टैन कॉट पॉजिटिव होगा, यहां कॉसेक पॉजिटिव होगा। अब इसमें मुझे हंसी आती है, क्या कहें हम इन चीजों को, क्या ये डिस्कवरी, अब आप बताओ, क्या ये डिस्कवरी आप लोगों के लिए भी मुश्किल थी? कमेंट जरूर करना इस बात को, क्या आप लोगों के लिए भी ये इतनी मुश्किल थी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे? बल्कि अब चीजें ज्यादा आसान हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये यहां पर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है, हमने नेचर से बात करी, चीजों को समझा, देखा, और हमें पता चल गया कि अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, जो कि कोसेक होता है। तो साइन एंड कोसेक ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। और अगर टैन पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जस्ट नंबर को ही तो ऊपर नीचे करना है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसके जैसा रट्टा मारने की क्या जरूरत है जब हम यहां पर खुद ही इसको डिस्कवर कर सकते हैं। अभी डिस्कवरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो देखो एक और बड़ी मजेदार डिस्कवरी होगी, और वो ये है कि यार अगर मैं अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखूं तो मैंने एंगल का मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड बनाया, एंगल के मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड बनाया। अब मैं यहां से थोड़ा सा रब करता हूं, एंगल के मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, और वो स्टैंडर्ड क्या निकल कर आया? वो स्टैंडर्ड ये निकल कर आया कि आपको एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज की खोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए करी है, तो एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा। क्यों? क्योंकि जहां आप देख रहे हो वही आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से किसी दूसरे इंसान या ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को बताएगा। तो उस तक पहुंचने के लिए आपकी रोटेशन यहीं से स्टार्ट होगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो उस एंगल को आप प्लस थीटा कहोगे, और अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो उस एंगल को आप माइनस थीटा बोलोगे, जिससे कि आप अपनी रोटेशन को भी डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आप घूमे कैसे हो। तो दो स्टैंडर्ड्स बन गए कि एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल प्लस थीटा कहलाएगा, और अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल माइनस थीटा कहलाएगा। और अब वापस से ऑब्जर्वेशन पर आते हैं, तो ये देखें कि यार यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है, साइन के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी माफ करना, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये +1, यहां पे +1, सेकंड क्वाड्रेंट में +1, यहां पर +1, थर्ड क्वाड्रेंट में -1, यहां पर -1, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1, यहां पर -1। ठीक है, तो साइन के अंदर जो यहां कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। यहां पर देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यहां पे देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, उसकी जो वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव है या प्लस है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप लिखोगे। तो यहां पर भी वो आ रहा है एक्स अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरीके से आप कॉस को देखते हैं, कॉस में ये √3 है, √3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। √3 यहां पे चारों ट्राइंगल्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पर फिर से मिस्टेक कर दी, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, और ये है वाई कोऑर्डिनेट। और यहां पर है एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां पर tan थीटा को देखते हैं, तो tan थीटा में यहां पर दिखता है मुझे क्लियरली कि ये आता है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर -1, डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? √3। अब जब इन चीजों को देखा और अपने पुराने ज्ञान से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है? बेस टू हाइपोटेनस। टैन थीटा यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर टू बेस।
और जरा ध्यान से देखो, y परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, y y y, ठीक है। tan थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, y y y y। इट मींस नेचर ने दिखाया कि आपका जो y एक्सिस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये y एक्सिस नहीं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को ऑब्जर्व करोगे तो। और सिमिलरली बेस 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 बेस, यानी कि एक्स एक्सिस आपका बेस लाइन है, एक्स एक्सिस बन गई आपकी बेस लाइन। ये हमने नहीं बनाया, नेचर ने दिखाया, ये एक डिस्कवरी है, ये खोज है, और इस खोज के साथ अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंप्लीटली समझ चुके हैं। और वो कंप्लीटली हमने ये समझा कि यार ट्रिग्नोमेट्री हमारी बियॉन्ड 90 डिग्री एक्सपैंड हो गई है। और अब मैं यहां पर जो जो समझा वो एक साथ सम अप करता हूं और देखता हूं हमने क्या क्या चीजें, देखते हैं हम लोगों ने हमने क्या क्या चीजें डिस्कवर कर ली आज में। और वो ये डिस्कवर करी कि अभी तक हमें पता था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस आपका बेस लाइन है, एक्स एक्सिस आपके लिए बेस लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये दोनों आपके लिए क्या है, बेस का काम करेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका बेस होगा। और सिमिलरली प्लस वाई एंड माइनस वाई ये होगा आपका परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा। और किसी भी क्वाड्रेंट में आप चले जाओ, यहां पर अगर कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, और यहां पे लेते हैं हम माइनस a कॉमा बी, यहां पर कोऑर्डिनेट लेते हैं माइनस a कॉमा माइनस बी, यहां पर कोऑर्डिनेट लेंगे हम a कॉमा माइनस बी। और ऑब्वियसली जो ये सी लेंथ होगी ये आपकी होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने चारों के लिए लिख दिया, चारों के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगी। तो आपको जो जो सीखा वो देखो, आपको एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो ये एंगल होगा प्लस थीटा, ये एंगल होगा आपके लिए प्लस थीटा। तो यहां पर साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा आपके पास ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने ये जाना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा होगा आपके पास, सिमिलरली कॉस थीटा टैन थीटा सब निकालोगे, वो होगा ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर ए नहीं, यहां पर बी होगा, बी यहां पर बी होगा, क्यों, क्योंकि बी ही आपका परपेंडिकुलर, वाई कोऑर्डिनेट आपका परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमने यहां पर अभी जो देखा था उस ऑब्जर्वेशन से बताया है। सिमिलरली आप अगर साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में निकालते हो तो आएगा माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालते हो, थीटा नहीं, इनको अलग अलग लेते हैं, साइन फाई इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो यहां पर ये फाई एंगल जो है वो ये है, ये एंगल होगा आपके लिए अल्फा और ये एंगल होगा आपके लिए बीटा। ये हमने सीखा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ज्ञान के साथ ये कंप्लीटली एसोसिएट हो रहा है विदाउट एनी लूप होल। तो साइन बीटा आएगा आपके लिए माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर्स को भी आप इसी तरह लिख सकते हो। अब इसके जरिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किसी की भी पोजीशन को आसानी से बता सकते हो। अब इंसानों के पास एक और मौका है कि डेटाबेस को फर्दर 90 डिग्री से ज्यादा लेकर चलो। जैसे 30 डिग्री से 0 से 90 तक तो आपने ट्राइंगल से ही बना लिया, लेकिन अब 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री इनके लिए भी एक्सपैंड करो। मोर देन 180 के लिए भी आप डेटाबेस बना सकते हो, मोर देन लेस देन 360 के लिए भी डेटाबेस बना सकते हो, और एक चक्कर घूम के वापस आप आ जाओ तो मोर देन 360 के लिए भी आप कर सकते हो। और फर्दर रिसर्च के नए दरवाजे भी खोल दिए कि आप इस एंगल थीटा और फाई एंगल के बीच में क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बीच में, उसको स्टडी करो, उसको ऑब्जर्व करो और नई नई चीजें खोजना स्टार्ट करो। तो हमें ये चीज हम कहां यूज करने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं, वेक्टर्स को समझने के लिए यूज करने वाले हैं, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो चाहिए। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तभी तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे। और जब हम मेजरमेंट करेंगे तो एंगल्स हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ढूंढेंगे, मैग्नीट्यूड हम पाइथागोरस की मदद से ढूंढेंगे, और हमारी फिजिक्स आसान होगी, हमारी गणित आसान होगी। इन शॉर्ट हम अब सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उनके बीच के कनेक्शन को नेचर में बात करके ढूंढ सकते हैं। और यहां पर जो ये खोज हुई है, अब आपके लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है। y एक्सिस योर परपेंडिकुलर, x कोऑर्डिनेट योर बेस कोऑर्डिनेट, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करके आप हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो। और उसी के साथ एक क्वेश्चन, हम हमेशा कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है, ये इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं एज अ टास्क आपको दे रहा हूं। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन आप
ऑब्जर्व करना पहले, जो ज्ञान अभी तक आपके पास है उसका इस्तेमाल करके इस चीज का जवाब मुझ तक पहुंचाना। इस चीज को मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, बट इससे पहले कि मैं वो लेकर आऊं, आप मुझे जरूर अपने इस सवाल का जवाब जरूर भेजना। और अब यहां पर एक गोल्डन बात जो हमने इस ऑब्जर्वेशन से सीखी है, वो ये सीखी है कि यार ऑब्जर्वेशन के जरिए जब हम नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करते हैं, उस ज्ञान से जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो नेचर हमें नया ज्ञान परोसता है और हम और ज्यादा इवॉल्व करते हैं। और जब हम लोग चीजों को याद करते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से हमने चीजों को याद कर लिया, ठीक है, तो उस दौरान हमें प्रॉपर नॉलेज क्यों नहीं मिलती है। अब इतने वीडियोस के बाद मैं आपको इस चीज को साइंटिफिकली समझा पाऊंगा और यही आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट बनेगा। जब आप चीजों को याद करते हो, जैसे मान लेते हैं हम इस तरह से ऑब्जर्व ना करके, मैं आपको ऐसे पढ़ाता, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर लो या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कई लोग हंसने के लिए बना देते हैं। यस, उस छोटे से मूवमेंट में हमें खुशी मिल जाती है, अरे आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, हंसी आती है, क्लास में एक अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन यहां पर आपके साथ एक गलती हो रही है, आप अपने साथ एक गलती कर रहे हो। वो पता क्या है? अभी आपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को जबरदस्ती फीड किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम अपने आप को जबरदस्ती फीड नहीं कर रहे हैं। नया ज्ञान जो हम अभी प्राप्त किया है और जो पुराना ज्ञान हमारे पास था, हम पुराने ज्ञान से नए ज्ञान तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहुंचे हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए पहुंचे हैं। और जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ब्रेन न्यूरोजेनेसिस करता है, जो मैंने आपको अपनी ब्रेन वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो ब्रेन न्यूरोजेनेसिस तब करेगा ना, जब दो इंफॉर्मेशन को उसको आपस में जोड़ना होगा। नई इंफॉर्मेशन जो आप अभी आपने गेन किया है और पुरानी इंफॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी थी, इन दोनों इंफॉर्मेशन के बीच में कोई कनेक्शन अगर नहीं होगा, तो आपका ब्रेन न्यूरॉन कैसे जनरेट करेगा, अगर आपको वो कनेक्शन ही नहीं पता होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे ये तो पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अब मैं एक नया इंफॉर्मेशन लेता हूं, साइन ए प्लस बी। मुझे एक नया इंफॉर्मेशन मिल गया कि साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये नया इंफॉर्मेशन है। और पुरानी इंफॉर्मेशन है कि साइन थीटा क्या होता है, मुझे ये पता है, लेकिन साइन थीटा क्या होता है, इस जानकारी से साइन ए प्लस बी तक मैं कैसे पहुंचा, ये पूरा का पूरा मिसिंग है। तो जब इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है, तो नया जो ये इंफॉर्मेशन है, मैंने अपने ब्रेन को जबरदस्ती बस फीड किया है और ये कोशिश कर रहा हूं कि बस मुझे एग्जाम तक वो याद रह जाए, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। इसी वजह से जब ब्रेन कोई कनेक्शन नहीं बना पाता है, ठीक है, जो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री यानी 10th तक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी और जो 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, इनके बीच में कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, तो हम अपने ब्रेन को जबरदस्ती फीड कर रहे हैं डेटा से। क्योंकि यहां कनेक्शन नहीं है, तो आपका ब्रेन उसको लॉन्ग लाइफ कैसे याद रख पाएगा, क्योंकि न्यूरॉन्स तो कनेक्ट हुए ही नहीं। ये दोनों एक सेपरेट डेटा बन के रह गए हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा है। और जब इनका यूज भी नहीं करेंगे और न्यूरॉन्स भी जनरेट नहीं होंगे, तो यूज इट और डिस्ट्रॉय इट वाली फिलॉसफी पे हमारा ब्रेन इन डेटाओं को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये भूल भी जाता हूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, बट ऑब्जर्व किया मैंने, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन तक ऑब्जर्वेशन के रास्ते पहुंचा, तो मेरे ब्रेन ने जो नया इंफॉर्मेशन एंड में गेन किया और जो पुराना इंफॉर्मेशन उसके पास था, उनके बीच में उसने कनेक्शन को प्रॉपरली बिल्ड किया है। क्योंकि हमने उनको तोड़ टुकड़ों में नहीं सीखा है कि बस साइन थीटा पता है और साइन ए प्लस बी पता है, ठीक है, लेकिन ये कैसे जुड़े हुए हैं ये नहीं पता है। तो जब ये पता ही नहीं है तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट जब आप ऑब्जर्वेशन के रास्ते गए तो आपको वो कनेक्शन भी पता है, तभी तो ब्रेन वो न्यूरोजेनेसिस की मदद से आपके ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन्स बनाएगा जो इन दोनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता होगा। बाई चांस मान लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भूल गए, लेकिन वो जो न्यूरॉन आपके ब्रेन में बन चुका है, वो कनेक्शन जो आपके ब्रेन में बन चुका है, उसकी मदद से जब जरूरत पड़ेगी आप उसको ढूंढ लोगे। यस और नो? इसीलिए ऑब्जर्वेशन का रास्ता और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का रास्ता इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसी की मदद से जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे ना, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि ऑर्डर का क्या बेनिफिट है, क्यों मैंने ब्रेन से स्टार्ट किया और नंबर्स के साथ मैं चीजों को जोड़ता जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके ब्रेन में बिल्कुल भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहता हूं। हम ज्ञान को इस तरह प्राप्त करेंगे कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हुए आगे बढ़े, तभी तो साइंस मैथ 2+2=4 जितनी आसान होगी, अन्यथा वो मुश्किल हो जाएगी। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करेंगे। अब क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री को खोज लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम फर्दर इसको स्टडी करें और साइन थीटा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और साइन फाई, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, कॉस थीटा और कॉस फाई, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, अगर है तो
अगर होगा नेचर के अंदर तो ऑब्जर्वेशन के जरिए वो हमें नजर आ जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या है, अगर नेचर में होगा तो हमें ऑब्जर्वेशन से नजर आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, ये सारी चीजें अगर नेचर में एग्जिस्ट करती हैं तो ऑब्जर्वेशन के जरिए वो हमें जरूर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर करेंगे नेचर के अंदर। और हम मैथमेटिक्स को जब शुरुआत में सीखते हैं, यकीन मानो आप उसी से आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान होती जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको नेचर से कम्युनिकेट करना है मैथमेटिक्स के जरिए। तो मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर हमें ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखना होगा, ताकि हमारे लिए ये एक कॉमन हैबिट बन जाए और फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाए। दैट्स इट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उस पर चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हम सही ज्ञान दे रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन और हमारे स्टेम वेदास के यूट्यूब चैनल पर जरूर लेकर आओ, क्योंकि यहां पर हम नॉलेज के जरिए इंडिया को इवॉल्व करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टेम वेदास यहां पर इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपीट करने नहीं आया है, बल्कि एक तरीके से इंडिया के हर एजुकेशन सेक्टर के साथ जो भी लोग इसमें काम करते हैं उनके साथ कोलैब करने आया है। मिलजुल के इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हम लोग, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो फॉर्मूलाज के रास्ते ना बढ़े, हमारी नॉलेज ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़े। हम ट्रू साइंटिस्ट प्रोड्यूस करें, ट्रू इन्वेंटर्स प्रोड्यूस करें, वो इंसान नहीं जो पूरी जिंदगी एक जॉब के लिए धक्का खाता रहे, बस जॉब में ही अपनी लाइफ काट दे। हम इनोवेट करेंगे तभी इवॉल्व करेंगे, और जब हम इवॉल्व करेंगे वही ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। ह्यूमैनिटी के लिए जॉब्स के जरिए कोई इवोल्यूशन नहीं आता है। जेम्स वॉट ने जब इंजन बनाया था, उस इंजन के इन्वेंशन से इंसान खेती बाड़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक गए थे, लेकिन सारे लोग खेती बाड़ी ही कर रहे थे। उनके खेती बाड़ी करने से इवोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि जब हर इंसान वही करेगा जो सब कोई कर रहे हैं, इवोल्यूशन नहीं आता है। जरा हट के सोचेगा इंसान तो नया इन्वेंशन, एक इंसान का इन्वेंशन करोड़ों की 800-900 करोड़ की पॉपुलेशन है, इन सब को इवॉल्व कर सकता है। एंड इसी तरीके से हम ह्यूमैनिटी का भला कर सकते हैं। वी नीड इनोवेटर्स। इसलिए हमें यहां पर चीजों को राइट वे में पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।